पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्रुभि मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। आंवला की बागवानी करना है फायदे का सौदा। अधिक उत्पादन के लिए करें हल्दी की फसल में जरूरी कार्य। अपने राज्य में अधिकतर किसान पारंपरिक फसलों की खेती करते हैं, लेकिन इन फसलों से मेहनत करने के बाद भी उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि मिलना चाहिए। लेकिन यदि किसान आंवला की बागवानी करें तो इससे कम पानी में अच्छी आय कमाई जा सकती है। आज हम आपको गांव इटावा भोपची जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद यादव से मिलवाने वाले हैं, जिन्होंने आंवला का बाग लगा रखा है और वे आंवला के बाग से कम खर्च में हर साल अच्छी आय कमा रहे हैं। तो ये किसान आंवला के बाग से किस प्रकार से अच्छी आय कमा रहे हैं, आइए जानते हैं इनकी सफलता का राज खुद इन्हीं से। आज से करीब 17 साल पहले जब हमारा धरती का वाटर लेवल नीचे जा रहा था तो हमने भी सोचा कि आगे भी पानी कम ही होगा, तो बगीचा लगाने की सोचा था हमने। तो 2005 में हमने ये बगीचा लगाने का प्लान बनाया था। तो आंवले के ये मैंने करीब 1.5 हेक्टेयर ज़मीन में ये आंवले के बगीचे लगाए हैं। इसमें मैंने 380 पौधे आंवले के लगाए थे, जिसमें मुख्यतः चकैया वैरायटी है और इसके अलावा NA7 भी है, कुछ देसी वैरायटीज़ वगैरह भी हैं। तो मिक्स में है कुछ, लेकिन ज़्यादातर 80% 85% जो पौधे हैं वो चकैया ब्रांड के हैं। तो आज ये करीब 17-18 साल पुराने हो गए हैं ये पौधे और अब तक हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन भी दे रहे हैं और उम्मीद है कि अगले करीब 10 साल तक अच्छा प्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में देखते हैं, शायद इनको रिन्यू करना पड़ेगा बगीचे को आज करीब 10 साल बाद में। किसान भाइयों, चाहे कोई सा भी बाग हो, उसकी सफलता बाग लगाने के बाद उसमें किए जाने वाले कार्यों पर निर्भर करती है। जैसा कि ये किसान आंवला का बाग लगाकर बाग में किए जाने वाले कार्यों को समय पर कर रहे हैं और आंवला के बाग से अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो इसका जो सालाना जो हम क्रियाकलाप जो होते हैं वो हम शुरुआत करते हैं फरवरी मार्च से। तो फरवरी मार्च में हम इसकी गुजाई वगैरह करते हैं पहले और इसके वीड्स वगैरह निकाल के पूरे, और देसी खाद डालते हैं, उसमें SSP वगैरह डालते हैं, कुछ जिंक वगैरह माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह ये भी उसके जड़ों में छोड़ देते हैं। छोड़कर हम गुजाई कर देते हैं इसकी। मार्च में गुजाई करने के बाद में उसको हम गुजाई करके छोड़ देते हैं ऐसे कि ऐसे, न तो उसमें उस वक्त कोई पानी वगैरह देते हैं और न कोई खाद वगैरह या स्प्रे वगैरह कुछ नहीं देते। उस वक्त करीब डंठल खड़े होते हैं, उसमें न पत्ते होते हैं आंवले में। पिछली सर्दियों में उसके पूरे पत्ते झड़ चुके होते हैं। तो उसके बाद में गुजाई करके छोड़ देते हैं और अप्रैल के लगभग इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और वो जो फ्लावरिंग है वो
पूरी सेट होके अप्रैल लास्ट में और मई मध्य तक वो फ्लोरिंग सेट हो जाती है। उसके बाद में उसमें हल्का सा थोड़ा सा पानी देके हम छोड़ देते हैं। उस वक्त ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके फ्रूट वगैरह जो हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो सुप्त अवस्था में उन्हें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है और पानी की किल्लत भी होती है उस वक्त एक्चुअल में जो गर्मियों का टाइम होता है। तो मई जून में हम थोड़ा थोड़ा पानी, इतना पानी देते हैं कि पौधे जिंदा रहें। और जब बरसात स्टार्ट होती है जुलाई अगस्त में जाके, तो वापस इसके जो फ्लोरिंग सेट हुई थी वो फिर से जागृत होती है और उस वक्त पानी की भी ज़रूरत होती है। तो कुछ तो बरसात वो हो जाती है और उसके अलावा भी हमारे पास भी थोड़ा सा पानी बैलेंस में हो जाता है, तो हम उसमें सिंचाई भी कर देते हैं। जुलाई अगस्त में हमें एक स्प्रे की ज़रूरत होती है। काफ़ी रोग वगैरह और कीटाणु वगैरह, मिलीबग वगैरह और मकड़ी है, ये थ्रिप्स वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं बरसात के टाइम में, तो उस वक्त हम स्प्रे करते हैं। 1 या 2 स्प्रे में काम हो जाता है। ज़्यादातर हम प्रोफेनोफॉस, साइपरमेथ्रिन का और एक फंगिसाइड वगैरह का स्प्रे निकालते हैं, तो उनसे काम हो जाता है। और अगर फिर भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है थ्रिप्स वगैरह की या मकड़ी की, तो हम एक स्प्रे और निकाल देते हैं, सल्फ़र वगैरह का निकाल देते हैं। तो उसके बाद में ज़्यादा इसमें स्प्रे वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद में जब सर्दियां आती हैं नवंबर दिसंबर में या जनवरी में जाके, तो तब जाके हमें एक सर्दियों से बचाव के लिए 1-2 स्प्रे निकालने होते हैं। जिस भी टाइम में सर्दियां ज़्यादा पड़ने की संभावना होती है, तो उस वक्त हम सल्फ़र वगैरह का या यूरिया जो आता है उसका स्प्रे निकालते हैं, तो उससे थोड़ा सा इसमें सर्दियों से बचाव हो जाता है। उस वक्त एक थोड़ा सा पानी का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है कि पानी की कमी ना आ पाए फसल में, नहीं तो सर्दी अगर जोर लगा दी तो सूख जाते हैं पौधे और ऊपर से 2-3 फीट तक वो जल जाते हैं। उसके अलावा दिसंबर और जनवरी में हम आंवले की तुड़ाई करते हैं, या तो हम खुद करते हैं या फिर किसी को टेंडर पर दे देते हैं। जब दिसंबर में हम इसकी तुड़ाई करते हैं, तो हम इसकी 3 वैरायटी बनाते हैं तुड़ाई के बाद में। एक होती है जो थोड़ी से ख़राब जो आंवले वगैरह उनको छटाई कर देते हैं, तो उनको अलग से कट्टे में पैक करते हैं, तो वो नॉर्मली इस वक्त 10 से 12 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकते हैं। उसके अलावा थोड़ी सी ऊंची ग्रेड, जिसमें 1 किलो में करीब 35 आंवले चढ़ते हैं, तो उसकी ग्रेड बनाते हैं। तो ज़्यादातर वजन उसी का निकलता है जो 30 से 35 आंवले प्रति किलो में निकलते हैं, तो उसका भाव करीब 18 से 20 रुपये प्रति किलो में होती है। उसको अलग से हम कार्टून में पैक करते हैं। उसके अलावा जो अच्छे क्वालिटी के और भी ऊंची क्वालिटी के आंवले होते हैं, वो करीब 22 से 25 आंवले प्रति किलो में जो चढ़ते हैं, वो उनको अलग से हम मंडी में बोली पर बेचते हैं उसको, तो उनका भाव हमें 25 से लेकर 35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। तो इस हिसाब से ग्रेडिंग से हमें अच्छा खासा मुनाफा होता है। और 1-2 महीने के गैप के बाद में फिर वही मार्च का टाइम आ जाता है, फिर से हम इसकी गुजाई स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह किसान भाइयों, यह किसान भाई अपने आंवला के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से करके बाग से अच्छी क्वालिटी की अधिक पैदावार ले सकते हैं, जिससे इन्हें आंवला के फलों से हर साल अच्छी आय मिल रही है। जहाँ तक इसका आय व्यय का जो है, तो इसमें खर्चा नाम मात्र का खर्चा होता है। एक या 2 स्प्रे का जो खर्चा होता है वो होता है हमारे प्रति हेक्टेयर का, ये मानो आप करीब 3,000 रुपये से 4,000 रुपये का एक खर्चा होता है। तो पूरे खेत में करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा होता है कि एक स्प्रे का। अगर 2 हम स्प्रे करते हैं तो 10 से 12 हज़ार रुपये का हमारा खर्चा होता है। उसके अलावा जो पानी का खर्चा है और खाद दवाई वगैरह और रासायनिक खाद वगैरह जो लाते हैं, तो सालाना 20 से 25 हज़ार रुपये का टोटल खर्चा होता है हमारा। और अगर हम घर का जो जैविक खाद होता है, गोबर वगैरह का जो भी होता है, उसके अलावा जो पानी होता है उसका खर्चा, अगर बिल वगैरह को भी निकालें तो हम सालाना का 1 साल का पूरा खर्च करीब 40 हज़ार रुपये का खर्च निकलता है एक पूरे खेत का। आंवले की उम्र जब 5 साल की थी, तो उस वक्त से हमें ये आय देना शुरू कर दिया था। तब से लेकर आज 17 से 18 साल पुरानी फसल हो गई है। तो हमें शुरुआत में करीब 1 से 1.5 लाख रुपए की ये इसने तुड़ाई दी थी, और अब जाकर बीच में थोड़ा सा अच्छा हो गया था, करीब 4 लाख रुपए तक की हमने इसमें ली है। अब धीरे धीरे पानी की कमी होती, बिल्कुल ही कमी होती जा रही, तो पानी से परेशान होकर अब, लेकिन फिर भी हमें 3 से 3.5 लाख रुपए का सालाना इनकम हमारी होती है इससे। किसानों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वर्तमान समय में पानी की कमी को देखते हुए बागवानी की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लगातार बरसात और जलभराव ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। लगातार लोग डेंगू की चपेट में आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर आशीष ढौचक का पार्थिव शरीर पानीपत में सबसे पहले टीडीआई सिटी स्थित उनके नवनिर्मित मकान में लाया गया, जहां विदाई देने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुजफ्फरपुर में हुए नाव हादसे का वीडियो सामने आया है, जो दिल दहलाने वाला है। दरअसल इस हादसे की लाइव और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, मसाला उत्पादन में हल्दी का प्रमुख स्थान है और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है उनकी फसल अब बढ़वार की अवस्था पर है। ऐसे में किसान भाई अपनी फसल में कौन कौन से कार्यों को करें ताकि हल्दी की फसल से अधिक पैदावार मिल सके, आइए इस बारे में जानते हैं विषय विशेषज्ञ HL सगर से। किसान भाइयों, हल्दी से आप और हम भली भांति परिचित हैं। हल्दी हर घर के किचन में हल्दी का उपयोग किया जाता है और जिन किसान भाइयों ने हल्दी की खेती की है या जो कर रहे हैं उन इसमें खरपतवार भी कई प्रकार के आते हैं और लंबे समय तक ये चलते रहते हैं। इसमें चाहे वो समा हो, दूधी हो, दूब हो, चौलाई हो, बथुआ हो या अन्य कोई भी प्रकार के अगर खरपतवार हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। निंदाई गुड़ाई करते समय अगर हल्दी के कंद बाहर दिखाई देने लग गए हैं तो उनको मिट्टी चढ़ा कर फिर से दबा दें, जिससे कि कंद का विकास ठीक से होने लग जाए। इसके साथ साथ खाद की बची हुई जो शेष मात्रा है, जैसे प्रारंभ में हमने इसकी खेती में सुपर फास्फेट 100 से 150 किलो पोटास एवं 100 से 150 किलो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो शेष बची हुई आधी मात्रा हम 35 से 40 दिनों की अवस्था में मिट्टी चढ़ाते समय हल्दी की फसल में इसको दे दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा के फसल को पूरी तरह से उस खाद को मिट्टी में मिला दें, जिससे कंदों का विकास अच्छी प्रकार से होगा और हमारा उत्पादन अच्छा हमें प्राप्त होगा। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है, किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। ज़्यादा घुलने वाली मिट्टी है या दलदली मिट्टी है तो ऐसी मिट्टी में हमें जल निकास की नितांत आवश्यकता पड़ती है। जल निकास के लिए चाहे हमने रेजेंट बेड पे फसल लगाई हो या बेड बना के फसल लगाई हो, दोनों ही स्थिति में जल निकास नितांत आवश्यक हो जाता है। जल निकास के लिए चाहे आप गेती या फावड़े की सहायता से या डिचर की सहायता से नाली बना के खेत से अतिरिक्त पानी बाहर निकाल लें, जिससे पौधे में गलन उत्पन्न ना हो और हमारे जो कंद हैं उनकी बढ़वार ठीक से हो सके। तो ऐसे हमें इसमें प्रबंधन करना चाहिए। यदि हम निरंतर खेती का विजिट करेंगे, हल्दी की फसल की देखरेख करेंगे, तो हमें इसमें कई प्रकार के रोग और व्याधि भी देखने को मिल सकती हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे, अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं
कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए कार्बनडाजिम या मैनकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से इस रोग से हम हमारी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ साथ जिन क्षेत्रों में पानी का भराव ज़्यादा होता है या नमी की मात्रा ज़्यादा रहती है, ऐसे स्थानों पर कंद में गलन शुरू हो जाती है, जिसे हम कंद गलन नामक बीमारी कहते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी हम ऐसे स्थानों पे ऐसे पेड़ जो चिन्हित कर लें जो जिसमें पानी भरा हुआ ज़्यादा रहता है या नमी ज़्यादा है, उन स्थानों पर भी हम मैनकोजेब या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से हम इस बीमारी का भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक कीट और देखा गया है, सूट बोरर। इस सूट बोरर के आक्रमण के कारण पौधा सूखने लगता है और पौधे में पीलापन आने लगता है। अगर हम इसकी मेन पत्ती जो बीच वाली पत्ती उसको खींचेंगे तो वो इसके प्रकोप के कारण गली हुई सी महसूस होती है और पौधे की बढ़वार इससे रुक जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए इंडॉक्सीकार्ब नामक दवा 1 से 1.5 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना के इसके स्प्रे करने से इस कीट से हमारी फसल को हम सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अभी तक मैंने जो आपको हल्दी की फसल में जितनी भी कृषि क्रियाएँ करने की सलाह आपको दी है, इन सब कृषि क्रियाओं को आप अपनी हल्दी की खेती में अपना करके अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक नाव हादसे के बाद तकरीबन 12 से अधिक लोग नदी में खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस इस मामले में 4 लोगों की तलाश में जुटी है। हैदराबाद में 17 और 18 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सीएम गहलोत और पीसीसी चीफ डोटासरा होंगे शामिल। रैली और जनसभा का भी होगा आयोजन। सनातन को मिटाने वाले राजस्थान से मिट जाएंगे। अजमेर में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में सीपी जोशी ने ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। धान की फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए फसल का सही प्रबंधन करना पड़ता है। अभी धान की फसल बुआई के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में है और इस समय फसल में कुछ खास प्रबंधनों को करने की जरूरत है, नहीं तो फसल में कीट रोगों के साथ ही अन्य कई समस्याएं आ सकती हैं। तो धान की फसल में कौन कौन से प्रबंधनों को अपनाना है, चलिए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर से। कि अभी जो मानसून में इस बार उतार चढ़ाव जो काफ़ी देखने को मिला है, तो ऐसे में किसानों की फसल जो है वो अलग अलग अवस्था में है। तो हम 2 तरह के धान के प्रभेदों की अगर बात करें, एक ऐसे प्रभेद जो 120 दिनों से कम के हैं, दूसरे जो 120 से लेके 155 दिनों के हैं। तो जो 120 दिनों के किसानों ने प्रभेदों को लगा रखा है, उन किसानों के लिए है कि जिन्होंने रोपाई के समय में लगभग 16 किलो प्रति एकड़ की दर से यूरिया दिया होगा, 28 किलो के प्रति एकड़ डीएपी दिया होगा, 11 किलो एमओपी दिया होगा और 10 किलो के आसपास जिंक सल्फेट दिया होगा। एक माह की फसल में 35 से 40 किलो यूरिया प्रति एकड़ दें। उसके बाद 50 से 55 दिन की फसल में 25 से 30 किलो यूरिया दें।
इसके बाद भी अगर लगता है कि फसल में यूरिया की जरूरत है तो बालियां निकलते समय भी 12 से 15 किलो यूरिया का प्रयोग प्रति एकड़ कर सकते हैं। लेकिन बालियां निकलते समय यूरिया के प्रयोग से बचें, जिससे फसल के गिरने का खतरा न रहे। इस समय धान की फसल में खैरा रोग भी लगता है, जो कि जिंक तत्व की कमी से होता है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधे का विकास ठीक से नहीं होता है और कल्ले कम आते हैं। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। ऐसे में 6 से 7 किलो यूरिया में 1.5 किलो जिंक सल्फेट 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने यूरिया का प्रयोग फसल में कर लिया है तो 1 किलो चूने के पानी में 1.5 किलो जिंक सल्फेट 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। कीट व्याधि की बात करते हैं तो सामान्यतः धान में पत्ती लपेटक कीट का सबसे ज्यादा प्रकोप पाया जाता है। तो इसमें हमारी पत्तियां आपस में सिकुड़ जाती हैं, बाद में वह सफ़ेद हो जाती हैं, जिससे कि फोटोसिंथेसिस को भी इफेक्ट करता है और हमारी उत्पादकता को कम करता है। ये बहुत आम तौर पे पाया जाने वाला रोग है और जब मौसम अनुकूल होता है तो ऐसे में हमारे पौधों में हरियाली अधिक होती है, तो इसका प्रयोग और बढ़ जाता है। तो इससे नियंत्रण के लिए हमको प्रोपोनोफॉस जो रसायन है वो 1.5 ml प्रति लीटर के दर से अपने खेतों में छिड़काव करना चाहिए, जिससे इसका नियंत्रण हो जाता है। एक तना छेदक रोग का भी प्रकोप पाया जाता है, जिसमें कि हमें क्लोरोपोरिफास जो है वो 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे करने पे इसका नियंत्रण हो जाता है। रोगों में आजकल जीवाणु झुलसा फसल में देखा जा रहा है। जीवाणु झुलसा में पत्तियां ऊपर से नुकीले आकार में और किनारे किनारे से हल्का पीला होकर सूखने लगती है। इसको कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है कारणपुर जिला श्री गंगानगर के किसान प्रभाकर सिंह ने। आप गाजर की उन्नत बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो प्रभाकर सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। गाजर एक महत्वपूर्ण जड़ वाली सब्जी फसल है। इसकी खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। गाजर को कच्चा और पकाकर दोनों ही तरह से लोग उपयोग में लाते हैं। गाजर में कैरोटीन और विटामिन ए पाया जाता है, जो कि मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। गाजर की एशियाई किस्मों की बुआई अगस्त से अक्टूबर तक और यूरोपियन किस्मों की बुआई अक्टूबर से नवंबर तक की जाती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाले दोमट भूमि, जिसमें जैविक पदार्थ अधिकांश मात्रा में हो, उपयुक्त होती है। खेत की तैयारी के समय एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से और 2 जुताइयां देशी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाकर खेत को भुरभुरा व समतल कर देना चाहिए। अब बात आती है खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन सड़ी हुई गोबर की खाद और 40 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 40 किलोग्राम एमओपी का आप प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करें और शेष बची यूरिया की 70 किलोग्राम मात्रा का प्रयोग आप 30 से 35 दिन की खड़ी फसल में करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। किसान भाइयों, गाजर की 2 तरह की किस्में होती हैं, एक यूरोपियन किस्म और दूसरी एशियाई किस्म। जहां तक यूरोपियन किस्मों की बात है तो इसकी जड़ें लंबी और पतली गहरे संतरे रंग की होती है। इसकी किस्मों में अर्ली नेंटस, पूसा यमदाग्नि, चैंटने आदि हैं। इनकी औसत उपज 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और एशियाई किस्मों में पूसा मेघाली, गाजर नंबर 29, पूसा केशर, पूसा वृष्टि प्रमुख है। इनकी औसत उपज 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। जहां तक बीज दर की बात है तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 6 से 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, बीजों को हमेशा किसी विश्वसनीय और प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों को रोगों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम
2.5 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीजों को उपचारित कर लें। उसके बाद ही बीजों की बुआई करें। किसान भाइयों, बीजों की बुआई मेढ़ों पर करें, जिसमें लाइन से लाइन 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखते हुए हाथों से बीजों की बुआई करें। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन सभी बातों का ध्यान रखकर यदि गाजर की बुआई करते हैं तो आपको इसकी फसल से औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त हो सकती है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।